ताजा निष्पक्ष खबरों के लिए कहीं नहीं है आपको जाना। प्रतिपक्ष संवाद का काम है सच्चाई आप तक पहुंचाना। प्रतिपक्ष संवाद के विशेष कार्यक्रम सूर्योदय में आज है हमारे साथ उत्तराखंड के नैनीताल जिले में कुमाऊं के द्वार कहे जाने वाले हल्द्वानी गोलापार से सेल्समैन का काम करके एक छोटी सी दुकान से गायत्री मिल के मालिक तक का सफर तय करने वाले मुकेश जी। इनसे इनके पूरी जर्नी पर बात की हमारे सहयोगी समाचार संपादक कार्तिक ने। तो आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं कार्तिक भट्ट आपका स्वागत करता हूं प्रतिपक्ष संवाद में। ठम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़, मानव जब जोर लगाता है पत्थर पानी बन जाता है। रामधारी सिंह दिनकर जी की ये कविता आज बिल्कुल साकार सी मालूम पड़ती है, क्योंकि आज हम हैं एक ऐसे संस्थान के भ्रमण पे जिन्होंने आत्मनिर्भरता और दृढ़ निश्चय की मिसाल पेश करी है और अपनी क्वालिटी और विभिन्न प्रकार के उत्पादों के लिए वो पूरे कुमाऊं भर में जाने जाते हैं। आज हमारे बीच हैं गायत्री फ्लोर मिल्स के एमडी मुकेश चंद्र बेलवाल जी। बेलवाल जी, आपका स्वागत है प्रतिपक्ष संवाद में। धन्यवाद कार्तिक जी। सर, मैं आपसे सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि गायत्री फ्लोर मिल्स, और आप बेलवाल भोग के नाम से जाने जाते हैं, तो बेलवाल तो मुझे समझ आ रहा है, लेकिन गायत्री शब्द कहाँ से आता है? एक्चुअली कार्तिक जी क्या है कि मेरी बेटी का नाम गायत्री है। जब हम इस फर्म का शुरुआत कर रहे थे तो कहीं ना कहीं हमें लगा कि एक तो गायत्री वैसे भी हमारे देवभूमि में के हम निवास करते हैं, तो देवताओं का बड़ा यहाँ पर माना जाता है कि देवताओं का शुरू से ही जो है यहाँ पर आवास रहा है देवताओं का उत्तराखंड में। तो कहीं ना कहीं मेरी बेटी का नाम भी गायत्री, एक हम लोग जब सुबह पूजा करते हैं तो सबसे पहले गायत्री मंत्र से ही जो है अपने दिन की शुरुआत करते हैं। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम अपनी फर्म का नाम गायत्री के नाम से रखें, बेटी का नाम भी आ जाएगा और साथ साथ एक भगवान का नाम जो गायत्री माता जिसे कहा जाता है उनका नाम भी इसमें सम्मिलित हो जाएगा। बहुत ही सुंदर नाम है सर। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि कहाँ से आपकी एजुकेशन हुई, कहाँ से विचार आए, क्योंकि एजुकेशन एक बहुत बड़ा मायने रखती है, क्योंकि आपने आज एक बहुत अच्छा काम शुरू किया है, आत्मनिर्भरता की आप मिसाल बने हुए हैं। तो हर किसी को रहता है कि कहाँ से इन्होंने एजुकेशन ली होगी, कैसे ये संस्कार मिले इनको, कि कहाँ से ये आइडिया शुरू हुआ। तो सबसे पहले मैं आपकी एजुकेशनल जर्नी के बारे में जानना चाहूँगा। धन्यवाद कार्तिक जी। मैं बताना चाहूँगा आपको, मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ। मेरे पिताजी जो है खेती बाड़ी किया करते थे और यहीं पर बहुत बड़ी खेती बाड़ी भी नहीं थी, लगभग 1 एकड़ के आसपास की खेती बाड़ी थी। साथ में कुछ आसपास की जो किसानों की भूमि हुआ करती थी उसको ठेके पे लेके भी उसमें किसानी खेती बाड़ी किया करते थे। तो मैंने यहाँ जो शुरुआती जो है पढ़ाई शुरू करी, प्राइमरी पाठशाला दौलतपुर से अपनी 5 तक की पढ़ाई शुरू करी। उसके बाद फिर राजकीय इंटर कॉलेज दौलतपुर में मैंने एडमिशन लिया 6 से, और 6 से हाई स्कूल तक मैं वहाँ जब पढ़ रहा था तो हाई स्कूल में जाने से पहले ही मुझे लगा कि मतलब जिस तरीके से पिताजी को दिन भर खेत में काम करते हुए देखते थे और 1.5 रुपये की फ़ीस हुआ करती थी, और वो 1.5 रुपये की फ़ीस भी देने में हम लोग असमर्थ रहते थे, मतलब टाइम पे उसको नहीं दे पाते थे। तो मुझे ये लगा कहीं ना कहीं जीवन में हमारे अगर हमें आगे बढ़ना है या कुछ करना है तो हमें सबसे पहले पैसे की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। उसको पैसे को इकट्ठा करने के लिए मेरे दिमाग में ये आया, लगभग मैं 8 में पढ़ता था, तो पढ़ाई के साथ साथ मुझे लगा कि क्यों ना एक छोटी सी घर पे एक दुकान भी जो है उसके साथ शुरू करी जाए। तो मैंने पढ़ाई के साथ साथ ही जब मैं स्कूल से आता था और एक छोटी सी दुकान, एक उसका जो आपने देखा होगा घर पे बॉक्स होता है जिसमें हम लोग कपड़े वपड़े रखते हैं, तो मैं क्या करता था उसमें अपना सामान रख लिया करता था और स्कूल से आने के बाद उसको जो है एक बाहर रोड पे अपना किनारे पे बैठ के उस पर अपनी दुकान खोला करता और वहीं बैठ के पढ़ाई किया करता था। और मैं बताऊंगा फिर आपको, ऐसे ही करके मैंने हाई स्कूल में तक पहुंचा। और उस बीच हमारे पिताजी ने एक होता ही है कि हर कोई आदमी आगे बढ़ने की कोशिश करता है, एक गाड़ी ली, मेटाडोर करके गाड़ी पिताजी ने कहीं से फाइनेंस करके ली, और उस गाड़ी ने हमें बहुत ज़्यादा लॉस कर दिया। उस लॉस की वजह से मेरी पढ़ाई डिस्टर्ब हो गई। इस डिस्टर्ब इसलिए हो गई कि मुझे भी उस गाड़ी पे जाना पड़ता था जब वो उसमें परेशानियाँ रही, गाड़ी कभी यहाँ ख़राब हो रही कभी वहाँ ख़राब हो रही। तो पुरानी गाड़ी थी, ये 98 की बात है, 1998 की बात है। तो मैं हाई स्कूल में पढ़ाई करता था, मेरी पढ़ाई वहाँ से डिस्टर्ब हो गई, मेरा रिजल्ट भी ख़राब हो गया। तो मुझे लगा कि अब जो है पढ़ाई तो मैं हाँ, इत्तेफाकन था क्या, उसी वक्त उसी साल इंटर कॉलेज में जो बहुत मोटी सी बुक चला करती थी हाई स्कूल में, सिलेबस चेंज हुआ उस वक्त। तो जितने भी बच्चे उस वक्त जो है स्कूल में फेल हुए थे, सबसे कहा गया कि अब आप लोग प्राइवेट करेंगे और अब रेगुलर किसी को एडमिशन नहीं मिलेगा। अच्छा, उस वक्त हुआ भी ये होता था कि रिजल्ट बड़े ख़राब हुआ करते थे। मतलब ऐसा नहीं कि 1-2 बच्चों का रिजल्ट ख़राब हो रहा है, अगर 40 लोगों के क्लास में है तो लगभग 30 बच्चे जो है रिजल्ट ख़राब होते थे, दूसरी या तीसरी बार में बच्चे निकलते थे, क्योंकि बहुत बड़ा बुक्स जो है उसमें हमें पढ़ना पड़ता था, और जिस बच्चे को फोकस नहीं है तो वो कहीं ना कहीं
मेरा फोकस भी कहीं ना कहीं पारिवारिक जो हमारी गरीबी थी उस वजह से डिस्टर्ब हो गया। उसके बाद अब हमने पढ़ाई जो है प्राइवेट करनी शुरू करी। और शॉप में बैठ के एक दिन मैं ऐसे ही पेपर पढ़ रहा था, जो मैंने एक छोटी सी दुकान, अब वो वॉक से एक झोपड़ी में मैंने दुकान शुरू कर दी थी, तो वो दुकान वहाँ से स्टार्ट हो रही थी। तो एक पेपर पढ़ रहा था मैं, पेपर में एक ऐड आया किसी मार्केटिंग कंपनी का। तो मुझे लगा कि अभी तो पढ़ाई तो मेरी प्राइवेट चल ही रही है, तो क्यों ना इस मार्केटिंग में जो है जॉब कर लिया जाए। मैं बहुत छोटा था, लगभग 14 साल की एज मेरी लगभग होगी। तो मैंने जो है डेकोरा मार्केटिंग लिमिटेड करके वो कंपनी हुआ करती थी, मुझे अभी भी ध्यान है, जहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो मैंने वहाँ पर जो है जाके हल्द्वानी धर्मपुरा कॉलोनी में उनका ऑफिस था, वहाँ पर गया मैं। तो मैंने उनको बताया कि मैंने आपका ऐड देखा। तो वो एक बेसिकली एक मार्केटिंग कंपनी थी, उसमें वो मैग्नेटिक नेकलेस है, गैस लाइटर्स हैं और इस तरह के तमाम प्रोडक्ट जो है मार्केटिंग कराया करते थे। तो वहाँ से मैंने शुरुआत करी और लगभग 1 साल मैंने उस मार्केटिंग कंपनी में जॉब किया, साथ साथ पढ़ाई करी। तो लगभग सेकेंड वर्ष भी मेरा नहीं हो पाया, क्योंकि मेरा फिर मार्केटिंग में फोकस हो गया। थर्ड वर्ष में मैं जाके हाई स्कूल पास हो गया और तब तक मेरी मार्केटिंग से मैं अपने काम पे स्टार्टिंग में आ गया कि मुझे लगा कि मार्केटिंग तो हमने सीख ली, क्यों ना अपना बिजनेस शुरू करा जाए। मैंने एक टॉफ़ी का काम शुरू करा, एक छोटी सी मोपेट आई ली, हीरो पुक जो आती है, हीरो की कंपनी की आया करती थी पहले से। मोपेट्स में अपना बिज़नेस शुरू करा और टॉफ़ी का बिज़नेस शुरू करा। मार्केट से टॉफ़ी लेके आते थे और यहाँ शॉप में उसको सप्लाई करते थे। मैं बताऊंगा आपको कि ये लगभग 2000 की बात है, 2000 के आसपास। अब हाई स्कूल भी हो गया, लेकिन मुझे लगा कि यार अभी अगर मैं पढ़ाई दोबारा से करूंगा तो मेरा बिज़नेस डिस्टर्ब होगा, क्योंकि उस समय की परिस्थितियाँ ये थी कि पढ़ाई से ज़्यादा मुझे लग रहा था कि पैसे की आवश्यकता है। क्यों? क्योंकि मैंने वो दिन देखे थे, वो जो मैंने हीरो बुक भी ली तो उस पर 25,000 रुपये की हुआ करती थी और 10,000 रुपये मैंने उसमें जमा करके फाइनेंस पे उठाई थी वो। अब मैंने कहा अगर मैं पढ़ाई करने लग जाऊंगा तो बैंक की किस्त कैसे जमा होगी। तो मुझे लगा कि नहीं, पढ़ाई तो मैं बाद में भी कर सकता हूँ, अभी मुझे जो है पहले बिज़नेस खड़ा करना है। तो उसके बाद मैंने अपना बिज़नेस को कंटिन्यू किया। 2000 से 2002 तक मैंने मोपेट में अपना सेल्स मैन ही कहेंगे उसको, हम मार्केट से माल लाते थे और यहाँ पर हम पूरे इंटीरियर में अपना माल बेचते थे। 2 साल में हम डेवलप हुए और कहीं ना कहीं एक अच्छा मार्केट में मुझे रिस्पांस मिला। सब लोग कहते थे यार बड़े छोटे से आपने अपना काम शुरू कर दिया। अब परिस्थितियाँ ऐसी थी, करना था तो उसका बेनिफिट भी मिला। बड़े दुकानदार प्यार करते थे कि चलो छोटा बच्चा काम कर रहा है, इसको 15-16 साल की एज रही होगी मेरी। तो उसके बाद 2002 में मैंने एक 3 व्हीलर परचेज किया। जब मेरा थोड़ा 2 साल में बिज़नेस भी डेवलप होने लगा, कुछ पैसा भी इनकम जनरेट होने लगी, तो 2002 में मैंने फिर से जो है एक ऑटो लिया और ऑटो में बिज़नेस अपना शुरू कर लिया। और वहाँ से मुझ पे कुछ एजेंसियों का काम भी मैंने लेने शुरू कर दिए। पेप्सी का काम मैंने फर्स्ट में लिया। बाजपुर में फैक्ट्री हुआ करती थी पेप्सी की, पेप्सी को जो इंटरनेशनल कंपनी है, लेकिन उसका डिस्ट्रीब्यूशन, मेरी जो पहली कंपनी रही डिस्ट्रीब्यूशन के मामले में, पेप्सिको का काम मैंने इस गोलापार चोरगलिया के लिए डिस्ट्रीब्यूशन का काम किया। वहाँ से एजेंसियों का जब शुरू हुआ तो पेप्सी के साथ साथ फिर कई और कंपनियों के काम भी मुझे मिलने लगे। 2002 से 2007 तक तो पेप्सी का काम किया। 2007 तक जाते जाते 3 व्हीलर से हम पिकअप में पहुँच गए। पिकअप से फिर हमें लगा कि और बिज़नेस बढ़ रहा है, तो हमने फिर एक कैंटर गाड़ी परचेज़ करी 2007-8 के आसपास। और कई कंपनियों का डिस्ट्रीब्यूशन उस टाइम मेरे पास हो चुके थे। अब बिज़नेस थोड़ा लग रहा था कि थोड़ा सा आगे बढ़ रहा है, उसको देखते हुए बड़ी गाड़ी से हम सप्लाई शुरू कर दी हमने। कैंटर गाड़ी मेरे पास आ गई थी, 5-7 लोगों का स्टाफ भी हो गया था, अच्छा फिर सेटअप होने लगा। तो फिर वहाँ पर 2008 में आने के बाद मुझे लगा कि और बिज़नेस आगे बढ़ाना है, तो फिर एक कंपनी का हमने C&F लिया। C&F मीन्स ये है कि जैसे आपने देखा होगा कंपनी किसी बाहर की कंपनी होती है, तो एक एरिया के लिए वो एक कंपनी अपना डिस्ट्रीब्यूट C&F या SS बनाती है, सुपर स्टॉक। उसके बाद वो डीलर को माल देती है और डीलर से आगे होलसेलर से या दुकानदार को माल जाता है। तो ऐसे ही एक कीवी फूड्स करके कंपनी थी, लगभग 2008-9 के आसपास मेरे पास उसका सुपर स्टॉकिस आया पूरे कुमाऊँ के लिए। तो पूरे कुमाऊँ में मैंने कंपनी की सेल करी और अच्छा डेवलप किया कंपनी को। तो धीरे धीरे डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी चल रहा था, सुपर का भी काम चल रहा था और मार्केट में भी अच्छी पहचान हो चुकी थी, क्योंकि 12-13 साल हो चुके थे और कहीं ना कहीं बिज़नेस में इंटरेस्ट भी जगने लग गया था। अब फिर मुझे लगा कि अब थोड़ा बिज़नेस डेवलप हो गया तो अब फिर पढ़ाई दोबारा से शुरू करी जाए। तो फिर मैंने वहीं इंटर कॉलेज से दोबारा से जो है फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा ना, प्राइवेट। फर्स्ट ईयर में प्राइवेट दिया पेपर दौलतपुर इंटर कॉलेज में ही 2010-11 के आसपास, मुझे अभी कंफर्म तो नहीं है, लेकिन 10 या 11 में मैंने दोबारा फिर जो है इंटर कॉलेज में फर्स्ट ईयर का पेपर दिया। फिर उसको आगे कंटिन्यू किया, फिर इंटर वहीं से किया। फिर इंटर करने के बाद ये सब प्राइवेट किया। उसके बाद फिर हल्द्वानी MBPG कॉलेज में एडमिशन लिया, वहाँ भी प्राइवेट किया। तो MA मैंने 2018 में फाइनल किया।
फिर नॉन स्टॉप चलते रहा। तो एमए फाइनल मेरा 2018 में हुआ। पढ़ाई के बिजनेस के साथ साथ पढ़ाई भी मैंने कंटिन्यू करी। तो मैं बताऊंगा कि आपको हम थे कि 2010-11 के आसपास हमारा बिजनेस चल रहा था। C&F भी था, डिस्ट्रीब्यूशन भी था, बहुत बढ़िया काम चल रहा था। मैं किसी कंपनी के टूर से आउट ऑफ कंट्री गया हुआ था, किसी कंपनी ने गिफ्ट दिया था एक टूर मुझे। तो जब मैं वापस आया तो मुझे पता चला कि मेरे एरिया यानी जो कुमाऊँ मेरे पास पूरा था उस कंपनी का, C&F का, तो वो मेरा एरिया आधा काट दिया गया। यानी खटीमा, सितारगंज, लोहाघाट, चंपावत और पिथौरागढ़ वाली जो बेल्ट थी वो मेरे से काट के मेरे किसी दूसरे को वहाँ पर सुपर स्टॉकिस्ट बना दिया था। तो मुझे एक आघात सा लगा कि किसी कंपनी के लिए हमने इतना मेहनत करी और आज कंपनी ने मुझसे बिना पूछे हुए मेरा एरिया आधा कर दिया। तो आगे मैंने कहा निकटवर्ती भविष्य में अभी हम किसी और कंपनी के लिए मेहनत करेंगे, वो भी हमारा एरिया काट देगी। सॉरी। तो मुझे लगा कि क्यों ना हम इसको जो है, यहाँ से अब टर्निंग पॉइंट आता है मेरी लाइफ में कि मुझे लगा कि मुझे अब अपनी ही कंपनी बनानी चाहिए, क्योंकि जब अपनी कंपनी होगी तो वहाँ पर सारे डिसीजन अपने होंगे और जो दर्द दूसरी कंपनियाँ हमें देती हैं वो दर्द हम अगर किसी को न दें तो निश्चित ही हम बिज़नेस में आगे बढ़ेंगे और हमारी कंपनी ग्रोथ करेगी। तो 2013 में जो है हमने ये डिसीजन ले लिया। 2013 का वाकया था ये, मुझे अभी भी याद है। तो 2013 में मैंने ये प्लान किया कि नहीं, मुझे अब जो है कंपनी अपनी बनानी है। तो फिर मार्केट में सर्वे करा कि कौन सा ब्रांड लेके आएँ, क्या कौन सा प्रोडक्ट लेके आएँ जिसकी मार्केट में इजीली एंट्री हो जाए और कम लागत में, क्योंकि एक्चुअली क्या है कि इंडस्ट्री खड़ा करना इतना आसान नहीं होता, किसी भी इंडस्ट्री के लिए लागत की आवश्यकता होती है। तो फिर उसी के साथ साथ हमें लगा कि मैं यहाँ से जिला उद्योग केंद्र गया और जिला उद्योग केंद्र वालों से मेरी बात हुई कि सरकार की क्या योजना है। तो उस टाइम पे प्रधानमंत्री स्वरोजगार योजना चल रही थी, जिसके अंतर्गत मैंने एक 25 लाख रुपए का लोन बैंक ऑफ बड़ौदा से सैंक्शन करवाया और जिला उद्योग केंद्र के माध्यम से ये लोन मुझे मिला। इसमें 35% की जो है छूट मिलती थी, सब्सिडी मिलती थी। मेरी वाइफ अनीता बेलवाल जी के नाम से ये मैंने इंडस्ट्री शुरू करी। चेयरमैन जो है वाइफ मेरी अनीता बेलवाल जी इसमें है, और वहाँ से हमने बिज़नेस की जर्नी शुरू करी अपनी इंडस्ट्री की, क्योंकि मेरा उस टाइम मार्केटिंग का भी काम था और वो जो फर्म हमारी बेलवाल सेल्स हुआ करती थी उसमें प्रोप्राइटर मैं था। इसीलिए इस फर्म को जो है हमने वाइफ के नाम से स्टार्ट किया ताकि दोनों हम लोग बिज़नेस में रहें। वाइफ इसको देखती थी, फ्लोर मिल को देखती थी, मैं जो है अपना मार्केटिंग का काम देखता था, क्योंकि एजेंसियों का काम था। C&F तो वहाँ से हमने बाइंड अप कर दिया, लेकिन एजेंसियों का काम हमने कंटिन्यू रखा, क्योंकि हम चांस नहीं लेना चाहते थे। बाई चांस अगर डाउनफॉल आया, इंडस्ट्री नहीं चली, तो कम से कम जो हमारा मार्केट का बिजनेस चल रहा था वो हमारा चलते रहे। तो उसको देखते हुए हमने 2014 में 17 नवंबर 2014 को हमारी 13 से जर्नी शुरू हुई। प्लांट लगाने की तैयारी चली, बैंक से, जिला उद्योग केंद्र से प्रोजेक्ट रिपोर्ट वगैरह सारा प्रोजेक्ट बनाते बनाते 17 नवंबर 2014 को इस फ्लोर मिल की शुरुआत हुई, गायत्री फ्लोर मिल की। तो 2014 में जब इसकी शुरुआत हुई तो वहाँ से हमने स्टार्ट किया। धीरे धीरे पहले छोटा सा इंडस्ट्री लगाई, उसमें लगा कि अब थोड़ा सा ग्रोथ करनी है, थोड़ा सा कुछ उसको डेवलप करते रहे। 2018 में जाके इंडस्ट्री अच्छी रन में आ गई थी, सेल भी ठीक ठाक होने लगी। तो हमें लगा क्यों ना अब प्रोडक्ट लाइन इसमें बढ़ाई जाए, क्योंकि तब तक हम एजेंसियों का भी काम कर रहे थे। 2018 में अब हमें लगा कि अब हम यहाँ पर खड़े हो सकते हैं और हम हमारा जो है ये जो फ्लोर मिल है ये सेट हो गई है। तो हमने अपने जो एजेंसियों के काम थे वो तो जो है डाइवर्ट कर दिए। जो हम पे काम हुआ करते थे वो मैंने आधे अपने भांजे को शुरू करा दिया, क्योंकि वो भी बेरोजगार था घर पे, आधा उसको शुरू करा दिया, आधा साले को शुरू करा दिया। तो 2 लोग अभी भी काम कर रहे हैं। तो आधी आधी एजेंसियाँ दोनों को बांट के हमने 2018 में फुल फ्लैश जो है मैं भी फिर इसमें पूरा अपना फोकस करने लग गया। तो जब हमने फोकस किया तो हमें लगा क्यों ना इसमें और ग्रोथ करी जा सकती है और इसमें प्रोडक्ट लाइन और हम बढ़ा सकते हैं। तो हमने इसमें 2018 से जैसे आटे के साथ साथ बेसन के लिए प्रोजेक्ट बनाया, दलिया के लिए प्रोजेक्ट बनाया, मसालों के लिए प्रोजेक्ट बनाया और मसालों की पूरी रेंज लेके आए। तो हमें लगा कि इसको बड़ा करना पड़ेगा। तो हमने फिर जिला उद्योग केंद्र से इसके लिए बात करी। तो उन्होंने एक MSME की योजना हमें बताई, जिसमें एक्सटेंशन के लिए वो लगभग 2 करोड़ रुपए का उन्होंने हमें इससे फाइनेंस किया। तो 2 करोड़ रुपए का उन्होंने बैंक ऑफ बड़ौदा के माध्यम से हमें फाइनेंस किया और हमने ये सारे प्रोजेक्ट इसमें जोड़ दिए, चाहे वो बेसन, दलिया, मसाले, ये प्रोडक्ट हम इसमें फिर लेके आए। और इसके बाद से हमारी जो सेल की ग्रोथ थी वो और बढ़ गई, क्योंकि प्रोडक्ट लाइन बढ़ गई। तो लगभग जो 2018 से हमने स्टार्ट किया था काम, 2019 में आके हमारी इंडस्ट्री पूरी कंप्लीट हुई थी सारे प्रोडक्ट को मार्केट में लॉन्च करने के लिए। तो उसके बाद 2019 से हमने लगातार ग्रोथ करते करते आज हम लगभग 1.25 करोड़ के आसपास, कभी 1 करोड़ 10 लाख, 1 करोड़ 5 लाख, 1 करोड़ 20 लाख के आसपास सेल पर मंथ हम कर रहे हैं। और मार्केट में सबसे बड़ी बात क्या है कि हमारे प्रोडक्ट को, यानी 6 साल कुल हुए,
सॉरी 6 साल के अंदर हमारे जो प्रोडक्ट को मार्केट में एक क्वालिटी प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है। सबसे बड़ी खुशी हमें इस बात की होती है। देखिए, पैसा कमाना सब कुछ नहीं है, आपकी ब्रांड की वैल्यू मार्केट में क्या है। क्योंकि एक तो प्रोडक्ट अलग अलग प्रकार के होते हैं। एक तो होता है कि मार्केट में बिक रहा है लेकिन वो सिर्फ रेटों पे बिक रहा है, उसकी क्वालिटी पे कोई वो नहीं है कि क्वालिटी कैसी है क्या है। लेकिन हमें इस बात की खुशी है, आज भी हमारे प्रोडक्ट को मार्केट में सिर्फ क्वालिटी प्रोडक्ट के नाम से जाना जाता है कि बेलवाल भोग है तो क्वालिटी प्रोडक्ट होगा। आप कुमाऊं के किसी भी शहर में चले जाइए, चाहे जसपुर चले जाइए, चाहे काशीपुर चले जाइए, या चाहे धारचूला चले जाइए, या पिथौरागढ़ चले जाइए, आपको हर जगह बेलवाल भोग दिखाई देगा। और हर व्यक्ति का कहना ये है, हम भी सर्वे कराते रहते हैं, इंटरनल सर्वे भी हम मार्केट में कराते हैं कि मार्केट में प्रोडक्ट की वैल्यू क्या जा रही है। क्योंकि हमारा जो शुरू से उद्देश्य रहा है, अगर जिस दिन हमने 2014 में इंडस्ट्री शुरू करी, उसी दिन मैंने एक प्रण किया था कि मैं अपने प्रोडक्ट में कभी भी कोई मिलावट, कोई केमिकल, किसी प्रकार की बेईमानी वाला काम नहीं करूंगा। एक बढ़िया प्रोडक्ट मार्केट में दूंगा और जिसे मैं भी खा सकूं और लोग भी खा सकें। क्योंकि जब अच्छी चीज़ होगी तो वो डेफिनेटली आगे मार्केट में ग्रोथ करेगी। तो बहुत अच्छा इस पर हमें रिस्पॉन्स भी मिल रहा है और टर्नओवर भी हमारा अच्छा खासा आ रहा है। सर, आपकी जर्नी से ये पता लगता है कि एक व्यक्ति होता है, इसे चीज़ें विरासत में मिलती हैं, पर आपने धरातल से शुरू किया और सीढ़ी दर सीढ़ी चढ़ के आपने मंजिल हासिल करी है। तो इस जर्नी में धैर्य का कितना योगदान होता है? मैं बताना चाहूँगा, देखिए धैर्य का बहुत बड़ा योगदान होता है। हमारे देश में मैं देखता हूँ, देश के अपने क्षेत्र की बात करूँ मैं, तो कई इंडस्ट्रियाँ खुलती हैं और साल 2 साल के अंदर बंद हो जाती हैं। वो सबसे बड़ा माइनस पॉइंट हम लोगों के लिए है कि हम लोग सब्र नहीं कर पाते, वेट नहीं कर पाते। हमें लगता है कि अगर हमने आज पौधा लगाया और आज ही हमें अगले 2 महीने बाद उसमें फल मिल जाए, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैं परसों की बात बता रहा हूँ, मैं गदरपुर गया हुआ था। अभी भी मैं मार्केट वगैरह सर्वे खुद भी कर लेता हूँ या मैं चले जाता हूँ। तो वहाँ पर मैं गया तो गदरपुर मार्केट कर रहा था, तो ऐसी बात आई। तो उन्होंने कहा, भाई साहब यहाँ पर तो अभी आपका प्रोडक्ट नया है। नया मीन्स मतलब अभी जिस मार्केट को हम कर रहे थे वहाँ पर नया लॉन्च किया हमने। तो मैंने कहा, भाई साहब देखिए, कोई भी प्रोडक्ट हर जगह एक बार नया होता है। अगर हम यह सोच के उस मार्केट को न कैप्चर करें तो हम पीछे रह जाएंगे। तो हमें सब्र तो करना पड़ेगा। देखिए, ये अगर हम सोचें कि आज हमारा प्रोडक्ट यहाँ पर कुमाऊं में अच्छा बिक रहा है, अगर हम बात करें गढ़वाल जाएंगे तो वहाँ तो नए हैं हम, तो वहाँ पर हमें टाइम तो देना पड़ेगा, टाइम भी देना पड़ेगा, वेट भी करना पड़ेगा। तो सब्र का तो बहुत बड़ा खेल है बिजनेस में। क्यों स्टार्टअप फेल होते हैं, उसका रीज़न ये है कि आदमी वेट नहीं कर पाता। बिजनेस जो है 3 साल के बाद, 4 साल के बाद ही आपका खड़ा होता है। जी। और सर, मैं ये जानना चाहूँगा कि आज आप एक मुकाम पर पहुँच गए हैं, तो आज आप जब पहले का सोचते हैं कि देखते हैं कि एक मुकेश जी जो जब 10वीं में पढ़ते थे तो उस समय थे, तो उस समय के मुकेश जी को क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हर युवा मेरी तरह आगे बढ़ सकता है, सक्सेस हो सकता है। लेकिन उस सफलता को पाने के लिए उसे जो समर्पण मैंने किया, सही सूझबूझ के साथ, अगर मैं उस वक्त अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर लेता, शायद हो सकता है कि मैं किसी कंपनी में कहीं जॉब कर रहा होता, बढ़िया सा 1,00,000-1,50,000 रुपए की इनकम हो सकता है मैं कमा रहा होता। लेकिन जो आज मैं यहाँ पर कर रहा हूँ, लगभग 45 लोगों को मैं रोज़गार दे रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो क्या है कि 45 परिवार जो है इस इंडस्ट्री से पल रहे हैं। वो एक अपने आप में सबसे बड़ी एक जो हम परोपकार का काम कहेंगे कि रोजगार लोगों को उपलब्ध करा रहे हैं। तो व्यापारी देखिए ना, आप देखिए तो सबसे बड़ा जो समाज में जो अगर हम बात करें सेवक के रूप में काम कर रहा है, वो व्यवसायी है, व्यापारी है। वो कितने लोगों को रोजगार दे रहा है। अब मेरे पास लगभग 10 तो महिलाएं हैं, जो आसपास के गाँव की महिलाएं हैं, जो बेचारी कहीं काम करने जा भी नहीं पाती थी। जब से हमने मसाले का काम शुरू करा तो उनको यहाँ पर बिजनेस मिल रहा है, मतलब उनको यहाँ पर जॉब मिला, तो कहीं ना कहीं वो खुश हैं। उनकी रोटी आराम से चल रही है। जो हस्बैंड कमा रहा है वो कमा रहा है, साथ में वो भी उसमें इनकम जनरेट कर रही है। तो 10 तो महिलाएं हैं, 35 मेरे पास वर्किंग में टोटल जो एम्प्लॉय और है पुरुष जो है, उसमें से 2-3 लोग बाहर के हैं, लेकिन बाकी सब लोग हमारे यहाँ लोकल के हैं और पहाड़ के हैं। तो मैं तो सबको युवाओं को यही कहना चाहूँगा कि कुछ भी नामुमकिन नहीं है। मैं आज सोचूं तो उस वक्त मेरे पास सिर्फ 50 पैसे जेब में नहीं हुआ करते थे। 50 पैसे आप समझ लीजिए, 1.5 रुपये की फीस मुझे अभी भी याद है कि हम टाइम पर नहीं दिया करते थे। आज मेरी बेटी है, हम लोग उसे नैनीताल डालते हैं, उसकी पढ़ाई का खर्चा है, ये है वो है। उनको तो लगता है 150 रुपये कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन हमें वो दर्द पता है, हमने कैसे, तो हम उनको मना भी नहीं कर पाते ना। हमें तो पता है, हमने तो 1.5 रुपये की फीस हमारी नहीं हो पाती थी। स्कूल वाले बार बार कहते थे कि आपकी फ़ीस नहीं आ रही है, फीस नहीं आ रही है। तो एक ये युवाओं को मैं संदेश देना चाहता हूँ कि अगर उन्हें लाइफ में सफल होना है तो मेहनत, ईमानदारी और लगन, तीनों चीज़ों को अपनाना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं अगर मेहनत से, लगन से अगर काम करेंगे तो सफलता उनके कदम चूमेगी, जिसका जीता जागता उदाहरण मुकेश बेलवाल सबके सामने है। जी सर, और मैं आपसे एक संदेश उन पेरेंट्स के लिए भी चाहूँगा
क्योंकि युवा तो भले ही मन बना लेता है, लेकिन फैमिली प्रेशर और इतनी सारी चीज़ें होती हैं और परिवार मानता भी नहीं है। क्योंकि एक धारणा बनी हुई है हमारे समाज में, भारतीय समाज में कहूँगा कि बिजनेस जो है वो बहुत रिस्की है, वो एक सेफ चीज़ नहीं है आगे के फ्यूचर के लिए। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चे को रोक देते हैं। अगर वो किसी चीज़ में अच्छा है, अगर वो मार्केटिंग में अच्छा है, जैसे आपने बताया, तो आपने मार्केटिंग करी और पढ़ाई आपने बाद में कंटिन्यू करी, अपना शौक भी आपने पूरा किया पढ़ाई का जो आपको था, लेकिन आपने एक मुकाम हासिल किया। तो पेरेंट्स कहीं ना कहीं बच्चे को उस समय रोक देते हैं कि अगर वो क्रिकेट खेलने में अच्छा है, वो चाहे कि मैं जाना चाहता हूँ, तो परिवार या फिर आसपास के लोग डरा देते हैं कि यार तुम कैसे बनोगे, हर कोई सचिन नहीं बन सकता, सचिन तो एक ही है, विराट एक ही है। तो बच्चा वहीं पे रुक जाता है और वो जो टैलेंट होता है वो वहीं पे दब जाता है। तो आपका उन पेरेंट्स के लिए क्या संदेश है? देखिए, मैं बताना चाहूँगा आपको, सबसे पहले तो बच्चों को, क्योंकि क्या है, जो हमारे युवा हैं वो जिद करते हैं, लेकिन वो जिद गलत दिशा के लिए करते हैं, काम के लिए जिद ज़्यादा नहीं कर पाते। देखिए, कोई भी चीज़ जिद से होती है। पहली बात तो अगर किसी ने इतिहास रचा है तो वो सिर्फ जिद के दम पर रचा है। जो जिद्दी आदमी होगा वही इतिहास रचेगा, ये तो कन्फर्म है। मैं भी इस चीज़ को मान चुका हूँ। मैं आज भी आपको बताना चाहता हूँ, अगर मैं किसी टारगेट को ले लेता हूँ तो उस टारगेट को पूरा करने के लिए मैं किसी भी हद तक जिद करने को तैयार हूँ, पागलपन की जिद तक मैं उसमें करता हूँ काम। तो वही मेरी सफलता का राज है, वही मैं युवाओं से कहना चाहता हूँ। देखिए, माता पिता सबके मान जाते हैं। जब मैंने शुरू में बिज़नेस शुरू करना चाहा तो मेरे पिताजी ने भी कहा कि देखो, हमने एक गाड़ी ली थी, उसमें हमें इतना लॉस हो गया और हम लोग वैसे ही बहुत परेशान हैं, तुम अपना बिज़नेस शुरू कर रहे हो, मोपेड से काम करोगे, चलेगा नहीं चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि मेरे घर वालों ने मुझे कहा कि नहीं आप कर लो काम, बहुत बढ़िया। उन्होंने मुझे भी मना किया, लेकिन मेरी जिद के आगे वो झुक गए। देखिए, माँ बाप से अगर आप सही दिशा में जिद करोगे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, मुझे अभी भी याद है कि जब हम चेंज कर रहे थे अपने काम को, मतलब 2014 के 13 के आसपास जब हम एजेंसी का काम करते थे, हमारा ठीक ठाक काम होता था, लगभग 1-1.5 लाख रुपए महीने की इनकम भी जनरेट हो रही थी। 2012-13 के आसपास 1 लाख रुपए महीने की इनकम मैं कर लेता था अपने पास। लेकिन जब मैंने अपनी वाइफ से कहा कि मैं अब इसको जो है चेंज करना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे साथ ऐसा हुआ है कि मेरा एरिया आधा काट दिया गया है और आगे मुझे इस तरीके के काम में मुझे ये कंफर्म नहीं है कि मैं आज काम करूं, किसी चीज़ को मैं डेवलप करूं और आज उसको आगे चल के मुझसे ले लिया जाए, तो मुझे वो बुरा लगा। तो वाइफ ने मुझसे कहा, देखो हमारा अच्छा खासा बिजनेस चल रहा है और लगभग 1 लाख रुपए की मंथली की इनकम आप कह रहे हो जनरेट हो रही है, तो उसके बाद हम क्यों रिस्क लेना है बिजनेस में? नहीं चलेगा तो क्या होगा? तो मैंने वाइफ को समझाया, देखिए ऐसा होता है कि अगर हमें आगे बढ़ना है, रिस्क तो लेना पड़ेगा। वहाँ पर भी मैंने जिद करी। मतलब शुरुआत में थोड़ा सा वाइफ भी नाराज़ सी रहती थी कि नए बिज़नेस में जा रहे हैं, अगर सफलता नहीं मिली, बैंक से लोन ले रखा है, क्या होगा, कहीं नुकसान हो गया तो क्या होगा। तो देखिए, अगर आगे बढ़ना है, पेरेंट्स से अच्छे काम के लिए जिद करिए। मैं कहता हूँ आज समाज में अनैतिक काम बहुत हो रहे हैं, गलत काम बहुत हो रहे हैं। आप खान पान में देखिएगा, युवा हमारे गलत नशे की तरफ जा रहे हैं, आप वहाँ पर जिद मत करिए। उसके लिए पेरेंट्स को भी मैं निवेदन करना चाहूँगा कि सबसे पहले तो हमारा जो युवा बिगड़ रहा है वो सिर्फ नशे से नहीं बिगड़ रहा है, आप नशे में उसका प्रतिबंध लगाइए। अगर युवा स्टार्टअप करना चाहता है, कुछ अपना बिजनेस करना चाहता है, अच्छा बिजनेस करना चाह रहा है, अगर वो जिद कर रहा है, अगर वहाँ पर उसे हो सकता है थोड़ा शुरुआत में लॉस भी उठाना पड़े, तो पेरेंट्स को भी उसका साथ देना चाहिए। अच्छे काम के लिए जिद को, बच्चे की जिद को मानना भी चाहिए। मेरा मानना तो ये है। बहुत ही सुंदर संदेश है सर आपका ये पेरेंट्स के लिए। अब मैं जानना चाहूँगा कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब आदमी धरातल से ऊपर तक जाता है तो मेहनत का एक बहुत बड़ा रोल रहता है, और लोग कहते हैं कि यार इतनी मेहनत और इतनी ज़्यादा चीज़ें हो जाती है कि आदमी के शौक छूट जाते हैं। किसी को खेल का शौक होता है, किसी को संगीत का शौक, योगा का शौक, फिटनेस का शौक। तो मुकेश जी किन चीज़ों का शौक रखते हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि खेल के बारे में बताऊँगा तो मैंने तो अपने पढ़ाई के साथ साथ ही बिज़नेस शुरू कर दिया। खेल का बहुत ज़्यादा मेरा मन था, लेकिन मैं नहीं खेल पाया। आज तो अब खेलने को तो मुझे इनविटेशन नहीं आता, लेकिन चीफ गेस्ट के इनविटेशन जहाँ भी क्रिकेट मैच हो रहे हैं या हो रहे हैं, तो 1 बॉल खेलने का, 2 बॉल खेलने का, गेस्ट को 1-2 बॉल खेलने का मौका मिलता है, तो उसी से हम अपनी इच्छा पूरी कर लेते हैं। जो आज मेरे अंदर शौक़ है, कि मेरे अंदर एक शौक़ आज जो हो रहा है, मेरा एक ही मन है कि मैं किसी भी तरीके से अपनी फिटनेस को मजबूत रखूं। मतलब अगर हम देखिए बिज़नेस कर रहे हैं, हम बिल्कुल सही है, डेवलप भी है, कारोबार भी हमारा ठीक है, आज हम 6 साल में यहाँ तक हैं और आने वाले 6 सालों में हम हो सकता है कि और अपनी बुलंदी को छुएंगे। उसके साथ साथ जो हमें सबसे मेन जो मेरा फोकस और जो इच्छा और मेरा मन है वो है अपनी फिटनेस को रखना। मैं बताऊं, लॉकडाउन से पहले मैं जिम को ज्वाइन भी किया था। 2-1 साल मैंने जिम करा, बहुत बढ़िया बॉडी मेंटेन हो गई थी। इधर 1 साल से मैं थोड़ा सा लापरवाह कहूँ या कोविड का एक डर भी था मन में कि थोड़ा हेल्थी रहने में ठीक है, क्योंकि अगर बाई चांस कुछ ऐसा होता है, इम्यूनिटी का मामला है, तो इस वजह से भी थोड़ा सा इधर फिटनेस में थोड़ा ध्यान नहीं दे पाया। लेकिन मेरा उद्देश्य है कि मेरा कहना भी है सभी से कि हम अगर बिज़नेस करते हैं, व्यापार करते हैं, तो उसके साथ साथ हमें फिट भी रहना है। देखिए उसका बेनिफिट क्या है, बिज़नेस में क्या बेनिफिट है।
अगर हम फिट रहते हैं, मैंने देखा कि हम एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, हम फिट रहेंगे तो हमारा पूरा फोकस जो है व्यापार में रहेगा। और अगर हम फिट नहीं हैं, अगर हमें कोई स्वास्थ्य में कोई परेशानी है तो हम उतना ध्यान व्यापार में नहीं दे पाएंगे, कई बार बार हमें कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हैं। एक तो ये दिक्कत है। दूसरा, हम अगर फिट होंगे तो हम एक एज मतलब माने 80-90 तक हम खड़े हो सकते हैं और बिज़नेस को कर सकते हैं। और जितना हम सीनियर होते जाएंगे तो हमें बिज़नेस का उतना नॉलेज होते जाएगा। और अगर हम अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देंगे तो आप देखेंगे आजकल तो आए दिन जो है युवाओं को भी जो है शुगर की प्रॉब्लम है, ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, वो जल्दी पकड़ जाती है। जब आप बीमारी के उसमें आ जाते हैं तो फिर बिज़नेस को आप पूरी तरीके से फोकस नहीं कर पाते। तो बिज़नेस में अगर आपको सफलता चाहिए तो स्वास्थ्य तो पहले है। अगर स्वास्थ्य आपका फिट है तो बिज़नेस अपना हिट हो जाएगा आपका। देखिए, सही बताया, बिल्कुल हेल्थ इज़ वेल्थ, जिसका जीता जागता उदाहरण है सर। और बिल्कुल उनको फिटनेस का बिल्कुल एक क्रेज़ है जो दिखाई देता है, चेहरे पे मुस्कान है, धैर्य है, विवेक है, और इसीलिए आदमी सीढ़ियाँ चढ़ता जाता है और एक दिन मंजिल तक पहुंचता है। सर, मैं अंतिम सवाल आपसे करना चाहूँगा, और मेरा सवाल है आपसे कि बेलवाल भोग की आगे की क्या रणनीति है, और कहाँ कहाँ आप और एक्सप्लोर करने वाले हैं, और कौन कौन से नई प्रोडक्ट आप लेके आने वाले हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगा कि अभी जो हमारा नेक्स्ट जो टारगेट है, अगर हम मार्केट बढ़ाने की बात करें तो उत्तराखंड का ही हमारा अभी गढ़वाल बेल्ट पूरा छूटा हुआ है। तो गढ़वाल में हमने एक बार पहले कोशिश करी थी, लेकिन किसी कारण से हम वहाँ पर ज़्यादा नहीं कर पाए, सक्सेस नहीं रह पाए। रीज़न ये रहा कि हमारा फोकस वहाँ पर नहीं हो पाया। कुमाऊं में भी हमारा फोकस था, इधर हमारा इंडस्ट्री का भी एक्सटेंशन का काम चल रहा था, इंडस्ट्री बढ़ रही थी। तो हमें लगा कि पहले हम अपने यहाँ सेटअप कर लें, उसके बाद गढ़वाल की तरफ दोबारा से जो है जाएँ। तो अभी गढ़वाल हम दोबारा बहुत जल्दी ही जो है रीओपन करने वाले हैं, जिसमें पूरी रेंज गढ़वाल में हम उपलब्ध कराएंगे। उसके साथ साथ यूपी के भी कुछ शहर जो हमने टारगेट किए हुए हैं, जैसे मुरादाबाद है, पास के जो शहर है मुरादाबाद है, बरेली है, पीलीभीत है, रामपुर है, इनको भी हम टारगेट बना रहे हैं। आगे इसमें भी मार्केट करने का हमारा प्लान है। उसके बाद अगर बात करें हम देश की राजधानी दिल्ली की, तो सबसे जो ज़्यादा हमारा टारगेट हो रहा है कि हम दिल्ली में अपना प्रोडक्ट लॉन्च करें। क्योंकि अगर हम दिल्ली में लॉन्च कर देते हैं अपने प्रोडक्ट तो वहाँ से हमारा प्रोडक्ट हर जगह जा सकता है। उसका रीज़न ये है कि दिल्ली देश की राजधानी है, वहाँ विभिन्न राज्यों से लोग पहुँचते हैं, वहाँ पर प्रोडक्ट देखते हैं। अगर वहाँ पर प्रोडक्ट हमारा ठीक ठाक अगर मार्केट में उठान में आ जाता है तो हम पूरे देश में वहाँ से फीडअप कर सकते हैं। और बात करें अगर प्रोडक्ट लाइन की, तो प्रोडक्ट लाइन में हम सबसे मुख्यतः अगर बात करते हैं तो मस्टर्ड ऑयल, जो सरसों का तेल है, जो आज बाज़ार में सबसे ज़्यादा गंदगी, मिक्सिंग, मिलावट का काम होता है, वो सरसों के तेल में होता है। तो हम लोगों को बढ़िया और प्योर तेल देने की भावना से इस प्रोडक्ट को लेके आना चाहते हैं। क्योंकि हमारा शुरू से उद्देश्य रहा है कि हम बिना मिलावट और बिना केमिकल के प्रोडक्ट मार्केट में दें। तो एक ऐसा प्रोडक्ट जिसमें हमने देखा, क्योंकि हम खुद घर में जब तेल लेके आते हैं यूज़ करने के लिए, तो हमें लगा कि ये कोई भी प्रोडक्ट बढ़िया नहीं आ रहा है। तो उसी को देखते हुए हमने देखा कि हमें एक ऐसा प्रोडक्ट बनाना चाहिए जिसकी मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है। अभी हम कोविड के दौरान भी हमने कई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करे, जिसमें हमारा जो सबसे प्रमुख बढ़िया प्रोडक्ट रहा वो रहा काढ़ा मसाला। इसको लोगों ने सराहा भी और लोगों ने धन्यवाद भी दिया कि आपने ऐसे वक्त पर एक ऐसा प्रोडक्ट लेके आए जिससे लोगों को बड़ी हेल्थ में बड़ी हेल्प मिली। काढ़ा मसाला एक ऐसा मसाला था जो आपको सारे जो नेचुरल इम्यूनिटी बढ़ाने वाले जो प्रोडक्ट थे, जैसे तुलसी की बात करें, गिलोय की बात करें, तो हमने इन सारे प्रोडक्ट को मिक्स करके उसको बनाया था। और उसको मार्केट में बहुत अच्छी डिमांड रही और लोगों ने बहुत अच्छा सराहा कि एक ऐसी कंपनी जो कोविड में भी लोगों की सेहत को स्वस्थ रखने के लिए ऐसा प्रोडक्ट लेके आ रही है। और आसपास के एरिया में बात करते हैं तो हम हल्द्वानी के आसपास की बात करें या उत्तराखंड की बात करें तो पतंजलि के बाद बेलवाल भोग ऐसा ब्रांड था जो इस टाइप का प्रोडक्ट लेके आया और जिसको लोगों ने बहुत सराहा। क्योंकि लोगों को मुझे फ़ोन आते थे कि भाई साहब हमने यहाँ से आपका काढ़ा मसाला दिल्ली भेजा, कोई कहता था मैंने लखनऊ भेजा और उसका बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। तो जब हमें ये उसका कस्टमर केयर में ये फ़ोन आते थे तो हमें अच्छा लगता था कि हमने एक ऐसा प्रोडक्ट बनाया जो एक वास्तव में राष्ट्र सेवा का काम कर रहा है। तो इसी तरीके से हम आगे भी प्रोडक्ट लाइन बढ़ाएंगे। जो भी हमें लगेगा कि जो इन फूड प्रोडक्ट में किचन से रिलेटेड प्रोडक्ट है, हमारा जो उद्देश्य है कि हम किचन को, लोगों की रसोई को मिलावट मुक्त करें, जिससे कि एक अच्छा प्रोडक्ट उनको मिल सके, अपना क्षेत्रीय प्रोडक्ट मिल सके, पहाड़ों से जो टच करता हुआ प्रोडक्ट मिल सके। क्योंकि हम मसालों की बात करें तो उसमें कई प्रोडक्ट हम मसालों में पहाड़ के प्रोडक्ट यूज़ कर रहे हैं। पहाड़ों के प्रोडक्ट का एक अपना नेचुरली उसमें जो फ्लेवर है या उसमें हम कहेंगे एक अच्छी क्वालिटी है, वो हर जगह नहीं हो सकती है। जो भी मसालों में हमें प्रोडक्ट यहाँ से मिल जाते हैं, हल्दी वगैरह मिल जाती है या जो भी हमें जैसे तेज पत्ता लोकल का मिल जाता है, दालचीनी लोकल से मिल जाती है, धनिया मिल जाता है, जो प्रोडक्ट हमें पहाड़ से मिल जाता है तो हमारी कोशिश होती है पहले उसको इस्तेमाल करें। जो हमें शॉर्टेज होती है तो फिर वो बाहर से मंगाना नॉर्मली है तो मंगाना ही पड़ेगा, नेचुरली है। तो ये इस तरीके से हमें यह है कि आगे भी मस्टर्ड ऑयल तो हमारे टारगेट में है ही है,
होल्ड पे चल रहा है। जब भी उसका प्रस्ताव बनेगा, प्लान होगा तो प्लान में है, और आगे भी मार्केट्स की बात करें तो और जगह मार्केट भी डेवलप करेंगे और प्रोडक्ट लाइन भी डेवलप करेंगे। प्रतिपक्ष संवाद से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका। आपने इस इतना समय मुझे दिया, और मेरी जो एक जर्नी थी उसको दोबारा से आपने याद दिलाया, वो मुझे अभी भी याद है। आपने वो पुराने दिन याद दिला दिए जब मैं मार्केटिंग करा करता था, एक बैग लटका के पूरे दिन भर घुमा करता था। वो दिन याद दिलाए, जब स्कूल जाया करता था और फीस के लिए टीचर टोका करते थे, वो दिन आपने याद दिलाए। और कहीं ना कहीं एक वो दिन याद दिलाए जब मैं एक छोटे से बॉक्स में दुकान खोला करता था, है ना। तो ये सारी जर्नी आपने दोबारा से मुझे याद कराने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आभार आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे मुकेश बेलवाल जी, जो कि एमडी हैं गायत्री फ्लोर मिल्स, जो कि बेलवाल भोग के नाम से जाना जाता है, और जीता जागता उदाहरण है स्वदेशी का, आत्मनिर्भरता का और दृढ़ निश्चय का। और हम सभी का आपसे यही निवेदन है कि इसीलिए हम बार बार कहते हैं कि केवल स्वदेशी की तरफ जाएं, क्योंकि स्वदेशी से आपके स्वदेश के लोगों को रोजगार मिलता है, साथ ही साथ उन युवाओं को आगे बढ़ने में मदद मिलती है जो समाज की सेवा करना चाहते हैं, जो समाज के लिए कुछ बेहतर लाना चाहते हैं, जो समाज में क्वालिटी पर काम करना चाहते हैं। इसीलिए हम सभी का आपसे ये निवेदन है, मेरा भी, हमारे चैनल का भी और बेलवाल भोग संस्थान का भी, कि आप इनके प्रोडक्ट को एक बार ज़रूर यूज करें। अगर आटे की बात करें तो मैं खुद भी बेलवाल भोग ही खाता हूँ। आप सभी का बहुत बहुत आभार। देखते रहिए प्रतिपक्ष संवाद।